डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक का बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया है। वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। एके मलिक साहब, इस तरह के हादसे कब तक दिल्ली देखती रहेगी और कब तक इस तरह के हादसों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए, फायर सर्विस को स्टैट्यूटरी मैंडेट है to give a response on firefighting search and rescue operation to carry out in the city of Delhi। और जैसी हमें कॉल मिलती है हम अपना 100% देते हैं इस तरह की इंसिडेंट में, और हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें। आज जब आपके पास कॉल पहुंची सुबह 8 बजे, तो क्या क्या जानकारी आपको दी गई थी मलिक साहब? हाँ, ये मैं चैनलों के थ्रू देख रहा हूँ। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे आग लगी थी और 8 बजे फायर सर्विस को कॉल किया गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कॉल हमें 8:50 पे मिली है। हो सकता है कॉल 8 बजे लगी हो, आग 8 बजे लगी हो, लेकिन हमें 8:50 पे सूचना मिली है और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इसके ऊपर भेज दी थी। जो 7 गाड़ियां हमारी गई थी, उसके बाद हमने गाड़ियां बढ़ाई। जैसे जैसे कॉल्स हमें पास ज्यादा आ रही थी तो 7 से हमने गाड़ियां भी बढ़ाई और हमने ऑफिसर्स भी बढ़ाए। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने जाते ही जो है दोनों ऑपरेशन एक साथ शुरू करे। फायर फाइटिंग भी करी और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने फायर फाइटिंग करी है और साइमल्टेनियसली साथ साथ उन्होंने बेसमेंट से 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। उसके बाद जैसे ही फ्लेम डोज ऑफ हुई ग्राउंड फ्लोर की, तो हमारी टीम ने अंदर एंटर किया है बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर की आग को बुझाते हुए ऊपर तक गए हैं और अलग अलग फ्लोर से हमने करीब 37 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया, 37। ये 37 लोगों को रेस्क्यू यहाँ पर जरूर किया गया है, लेकिन इसके बारे में भी जानकारी चाहूंगी मलिक साहब आपसे कि जब ये आग लगी, जब सूचना मिली, कितनी देर में टीम वहां पर पहुंच गई थी? क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि 8:50 पर भी आपको कॉल आई, कितनी देर में आपकी टीम वहां पर पहुंची? चश्मदीद तो कह रहे हैं कि वहां पर एक बड़ी देरी हुई, कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी वहां पर। देखिए, ये एलिगेशन फायर सर्विस के पास हर बार ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचती है। हमारा टर्नआउट टाइम 1 मिनट है। हमारी गाड़ी तुरंत जो है, जैसे ही कॉल हमें मिलती है, सारी गाड़ियां हमारे विद इन 1 मिनट निकल जाती हैं। आज भी गाड़ियां सभी 1 मिनट में निकली थी और जो रास्ते में टाइम लगा होगा वो लगा होगा। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई देरी नहीं। इसको लेकर क्या जानकारी है मलिक साहब? के अंदर कितने कमरे थे, किस तरीके से आपकी टीम अंदर दाखिल हुई, क्या क्या चुनौतियां वहां पर थी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस बिल्डिंग को, बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जितनी भी विंडोज हैं, जितनी भी ओपनिंग थी, ये सारी सील्ड थी। इस तरह की जो बिल्डिंग होती है जिसमें वेंटिलेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता, उसके अंदर जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो फायर के प्रोडक्ट्स हैं, हीट और स्मोक और गैसेज, वो पूरी तरह पूरी बिल्डिंग को अपने इनगल्फ कर लेती हैं, अपने काबू में कर लेती हैं। और इसमें लोगों को, जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, उनको निकलने का समय बहुत कम मिलता है। साथ ही साथ जब हम इसमें फायर फाइटिंग के लिए एंटर करते हैं तो हमें भी वही एडवर्स कंडीशन फेस करनी होती है जो ऑक्यूपेंट्स फेस कर रहे होते हैं। पहले हमें हीट भी मिलती है, स्मोक भी मिलता है, लेकिन उन कंडीशंस के बावजूद भी हम लोग, वी आर ट्रेन फॉर दैट, और उसको कॉप अप करते हुए हम जो है लोगों की जान और माल की रक्षा करते हैं। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पर खबर ये भी है कि बेसमेंट में यहाँ पर किचन चलाया जा रहा था, किचन वहीं से ऑपरेट हो रहा था यहाँ पर, और वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग में आग लगी। एक थ्योरी ये भी है कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ था। जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया है, आपकी टीम जब वहां पर पहुंची तो क्या देखने के लिए मिला? मौके पर था, मैं भी मौके पर पहुंच गया सुबह। वहां पर कोई बेसमेंट में किचन नहीं थी। एलपीजी का सिलेंडर जरूर किचन में रखे हैं पर फ्लोर लगा था, बल्कि हर कमरे के अंदर ही कुछ खाना बनाने का सामान सब कुछ था। और के बेसमेंट में किचन चल रही है, गलत होगा। बेसमेंट में मेरे को किचन एनकाउंटर। बेसमेंट में आपने क्या देखा? वहां पे क्या सिर्फ कमरे थे, कुछ लोग वहां पर रुके हुए थे? आपने क्या देखा बेसमेंट में? बेसमेंट में 2 कमरे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 कमरे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर 4-4, 5-5 कमरे हैं। और जो टेरेस वाला फ्लोर है, 5th फ्लोर जो है, उसके ऊपर भी 4 कमरे हैं। उसमें से 2 स्टोर की तरह यूज होते हैं और 2 शायद गेस्टों के रुकने के लिए यूज होते होंगे। और मौके पर हमें ये पता लगा कि ये जो बिल्डिंग है, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री से कोई ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का कोई लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ था। और मैक्स लोग रुकते, वो लोग वो थे जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, वो इसमें रुके हुए थे। बाकी ने जब किया है, फायर फाइटिंग रेस्क्यू किया है, तो उसमें ये अंदर थे कुछ
भी थे, और कुछ जो है ओपन स्पेस में जहाँ जो रास्ता लीड कर वहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो देखिए, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है, हमारे साथ डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर ए के मलिक साहब हैं, वो भी मौके पर उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब टीम वहां पर पहुंची तो आग बहुत ज्यादा धधक चुकी थी। उनकी टीम अंदर दाखिल हुई, हर एक फ्लोर पर ना सिर्फ रेस्क्यू किया गया बल्कि आग को बुझाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि होटल की तरफ से कोई एनओसी नहीं थी, कोई फायर मेजर्स वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से आग को रोक पाना लोगों के लिए काफी असंभव हो गया था। रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से लोग वहीं पर ट्रैप हो गए और उन्हें बचाने के लिए जब फायर फाइटर्स पहुंचे तो कई लोगों की जान भी वहां पर जा चुकी थी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मौके पर शुएब और अनामिका दोनों हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आपको ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। वहां पर फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है, तमाम अब सबूत वहां से जुटाए जा रहे हैं ताकि असल वजह इसकी पता लगाई जा सके। लेकिन शुएब, अभी अभी हमने सुना कि बेसमेंट में 2 कमरे बनाए गए थे, हर एक फ्लोर पर वहां पर लोगों के कमरे में भी इंतजाम था कि वो अपने लिए कुछ खाने पीने को बना सकते हैं, मतलब कि हर एक सुविधा वहां पर दी गई थी। लेकिन एक सुविधा जो वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी कि फायर सेफ्टी फीचर्स वहां पर हो, मेजर्स लिए जाएं, वो मिसिंग था।